समाधान एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर वर्ग द्वारा किए गए उनके सवालों का जवाब देगी। इस प्रोग्राम में आज है हम अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड रांची में। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों झारखंड के बच्चों को अमेठी में पढ़ना चाहिए, क्यों अमेठी को ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी मेरे साथ है अमेठी यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वीसी आर.के. झा सर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। अमेठी क्या है? अमेठी यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जहां आप वो सारी चीज़ पाएंगे जो एक बच्चे की ज़िंदगी में ज़रूरत है। ऑब्वियसली मेन फोकस एकेडमिक्स है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, इंटरैक्शन बेस्ड लर्निंग, बिहेवियरल साइंस या बिहेवियरल टीचिंग, aspects of psychology, aspects of foreign language teaching, even communication skill की separate credit based courses, ये बहुत जगह अभी भी नहीं है। ये एक है। एमईटी का बेसिक एम है कि जो भी बच्चा एमईटी को चूज़ करता है वो एक होलसम पर्सनालिटी, राइट सिटीजन बन के सोसाइटी में जाए। तो ये कतई नहीं है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ और अपने आप में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस मेरा है, लेकिन मेरा बिहेवियरल पैटर्न सोसाइटी से अलग है, तो वो मिसफिट होता है। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि झारखंड में पढ़ाई का स्तर मेट्रो सिटीज़ के स्तर से हम नीचे आंकते हैं। यहाँ के आम जनों की यही सोच है, क्यों ना हम ऐसा एक कल्चर डेवलप कर दे, ऐसा एक यूनिवर्सिटी डेवलप कर दे जो अमेठी यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपने आप को बनाती हुई आई है शुरू से। यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ें, न कि बाहर जाएं। देखिए, ये एक मिसकॉन्सेप्ट है सोसाइटी में। मैं झारखंड का पढ़ा हुआ हूँ और उस टाइम में भी कॉलेजेस यहाँ बहुत अच्छे नहीं थी। तो सैनिक स्कूल तिलैया से पढ़ने के बाद मैं दिल्ली चला गया था पढ़ने, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेंड सा होता है सोसाइटी में। मेजॉरिटी जो करते हैं फॉलो कर लेते हैं। उनके बच्चे फलाना जगह गए, उनके बच्चे फलाना ये होता है। लेकिन अब समय बदल गया है, अब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किस जगह से कौन से कोर्स करने हैं ये बहुत क्लियरली सीन है। आप इंटरनेट पे जाइए और यहाँ बैठ के भी आप MIT के कोर्स कर सकते हैं। ये कौन रोक रहा है? अब ये जो एक्स्ट्रा एज जो बच्चे को मिलता है वो कहीं से भी मिलता है। आज के समय में अभी बेसिक प्रॉब्लम जो हमारा था, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, वो भी बाय एंड लार्ज अभी सॉल्व हो गया है। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कोरोना ने ये हमें सिखाया कि कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आपका ऑफिस बन सकता है, आपके घर में आपका लैब बन सकता है, आपके घर में आपका पूरा रिसर्च। कोविड ने एक नया तरीका सिखाया। तो ये सीख यदि ले लें तो झारखंड के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट है, ब्रेन का टैलेंट तो है, ये सबको पता है जी। तो हम खुद ही यदि ब्रेन ड्रेन्ड होना चाहते हैं वो अलग बात है। अगेन, कई बार किसी के पास बहुत पैसे हैं तो हम फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ेंगे, ये भी एक शौक है। लेकिन फॉरेन कंट्री में या दूसरी जगह भी किसी भी और शहर में पढ़ाया क्या जा रहा है वो तो कंटेंट अवेलेबल है। और पढ़ाने वाले कौन हैं? पढ़ाने वाले भी फैकल्टी ही हैं। तो यदि हम अच्छे टैलेंट एज ए टीचर अच्छे क्वालिटी के हम यहाँ ला सकते हैं, सेम टीचिंग यहाँ हो सकता है, सेम लैब यहाँ हो सकता है, और हो रहा है। आप अभी हमारा कैंपस एस्टैब्लिश नहीं है, बट वो जब आएगा तो मुझे बोलने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजीनियरिंग के लिए जनरली हम लोग देखते हैं कि बच्चे बेंगलोर, पुणे, मुंबई या फिर अदर स्टेट्स मूव कर जाते हैं। अमेठी में ऐसा क्या खास है इंजीनियरिंग को लेके, बच्चे क्यों यहाँ पढ़ें? देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से पहले स्टार्ट करता हूँ। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बच्चों को पढ़ने के लिए क्या उसने अपना जजमेंट किया है या पेरेंट के फोर्स पे पढ़ रहे हैं, ये बहुत कुछ डिटरमिन करता है आगे का। यदि बच्चा इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा है कि उसके पिताजी इंजीनियर थे तो गड़बड़ होगी और या चांस है।
कम से कम, ठीक है। लेकिन यदि बच्चे में जज्बात है कि नहीं मैं इंजीनियरिंग करूंगा और इंजीनियरिंग में कुछ करके दिखाऊंगा, तो बातें अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब आई बात कि एमिटी में इंजीनियरिंग क्या करना है। एट प्रेजेंट हमारे पास मात्र 6 इंजीनियरिंग ब्रांचेस चल रही हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए जो बेसिक फोकस है बच्चे का स्किल डेवलपमेंट है, उसके लैब के लिए जो भी उसको चाहिए वो बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें नहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारा नया यूनिवर्सिटी था, वी आर इन द 5th ईयर, तो हमारे जो एमिटी के टोटल यूनिवर्सिटी 10 है, जहां भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है हम बच्चों को वहां भी भेजने का हमारे पास है। हमारे बच्चे यदि बाहर के देश में भी जाते हैं, एमिटी वहां भी अवेलेबल है, वहां भी यदि कोई कोर्स है तो बच्चा वहां जाके कर सकता है। इनफैक्ट ऑफिशियली हम कहते हैं कि सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम सैप, तो एक सेमेस्टर बच्चा किसी भी कैंपस से किसी और कैंपस में जाके पढ़ सकता है। ये तो अदर यूनिवर्सिटी ये नहीं है कहीं और। अब इसके लिए क्या किया है, बाय एंड लार्ज सिलेबस कंटेंट किसी भी एमिटी यूनिवर्सिटी से कीजिए सेम है। तो समांथा सर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में? देखिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जहाँ सवाल है, यहाँ पर AUJ में एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड रांची में जी हम लोगों का इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में हम लोगों का जो है 5 बीटेक प्रोग्राम चलता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव MCA प्रोग्राम, BCA प्रोग्राम, BSc IT एंड BSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम। जी। और इंजीनियरिंग में भी हम लोग का 5 स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड सिविल। फिलहाल ये रनिंग स्टेट में है। जी। अब देखिए, रहा सवाल कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखिए, अभी जो इंडस्ट्री इवैल्यूएशन जो चल रहा है, तो उसमें हम लोग इंडस्ट्री इवैल्यूएशन में 4th फेज़ में है हम लोग, ओके। सो 4.0 में है। तो हम लोग का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो बनता है, ये 2 लेयर में बनता है। एक जो होता है यहाँ का जो डिपार्टमेंट लेवल में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे डिसाइड्स अमंग देमसेल्फ कि नया जो इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है। जैसे अभी इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, तो इसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मानिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ओके, 3D प्रिंटिंग, तो ये सब टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखते हुए हम लोग को प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया जाता है। प्रवीण सर, मैकेनिकल ऑटोमेशन क्या है ये डिपार्टमेंट? सर, मैकेनिकल ऑटोमेशन एक एडवांस वर्जन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसको अगर मैं पूरे तरीके से आपको बताऊं तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट, इसके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, लैब क्या है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर मैं फैकल्टीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कि हमारे पास फैकल्टीज़ कैसे हैं। सर, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल का एक एडवांस वर्जन कहूँगा, एक आगे के टीचर है, जिसमें हम मैकेनिकल के जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं कोर्स सब्जेक्ट्स की बात करूँ, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ड्राइंग, जो हम लोग पेपर में बनाते हैं ड्राइंग, इस टाइप के ड्राइंग्स हम लोग मैकेनिकल सब्जेक्ट्स में पढ़ाते हैं। जी। जैसे जैसे बच्चा आगे प्रमोट होता है, फॉर एग्जांपल 8th सेमेस्टर में आ गया या फिर 4th ईयर में आ गया, उस बच्चे को हम लोग ऑटोमेशन सब्जेक्ट देते हैं। उस ऑटोमेशन सब्जेक्ट में सर जो चीज़ें हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में पढ़ाया था, उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन हम पढ़ाते हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है सर। जी। अब हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर पे अवेलेबल है, तो हम वो सब्जेक्ट उनको पढ़ाते हैं। जैसे एनसिस सब्जेक्ट उनको हम लॉन्च करते हैं, कैटिया, कैड, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। और इसके लिए सर हमारे पास लैब भी प्रॉपर। दूसरी बात मैंने बताई आपको, लैब कैसा है सर हमारे पास कि एक सिंपल मटेरियल के टेस्टिंग से लेकर के उस लैब के एडवांस वर्जन तो को हम लोग कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाड़ी की टेस्टिंग करनी है, ये मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कैसे करेगा जी। तो पहली बात आ गई मैकेनिकल की। मैकेनिकल क्या करेगा, मटेरियल की टेस्टिंग करेगा, वो बताएगा कि इस गाड़ी में ये मटेरियल लगा हुआ है, इसका इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए जी। अब इसी बात को थोड़ा सा एडवांस करते हैं, हम एनसिस में चले जाएं तो 2 कार को लड़ा करके थ्रू सॉफ्टवेयर ओनली, मैं किसी चीज़ डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना। इस ऑटोमेशन की हेल्प से हम 2 गाड़ी को लड़ा करके उसकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर, उसकी सेफ्टी, इन सब के बारे में आसानी से जा सकते। तो ये है सब मैकेनिकल ऑटोमेशन। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिकल ऑटोमेशन डिपार्टमेंट कैसे देखते हैं उसको आप? काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों के जो मन में आता है ये क्वेश्चन कि मैकेनिकल क्यों लें, करियर कैसा रहेगा जी। तो करियर और जॉब प्रोस्पेक्ट से मैकेनिकल एवरग्रीन और वर्सेटाइल ब्रांच है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे कंप्यूटर साइंस में जॉब ले सकते हैं, इन्फोसिस हो, TCS हो, एसेंचर हो,
जो कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे शायद मैकेनिकल और कोर्स सेक्टर में जॉब नहीं ले सकते हैं। अच्छा। दूसरी सबसे अहम बात है कि जो IES है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कुछ 2-3 और ब्रांचेज है जिसके बच्चे उस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ये दूसरे ब्रांचों के साथ ये बेनिफिट नहीं है। और मैं तीसरी बात करना चाहूँगा, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में मैकेनिकल के बच्चे हर जगह कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल की आपके पास Hyundai है, टाटा मोटर्स है, आपके पास ऑडी है, मर्सिडीज़ है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ऐसा ब्रांच है कि बच्चे वहाँ ईजिली जा सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है, पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बच्चों को इसके बारे में आइडिया होती नहीं है। तो प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर के लिए तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मैकेनिकल का ये है, इसलिए शायद इसको हम लोग एवरग्रीन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है? सर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग देखते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है या फिर इंडस्ट्री में जो भी इवोल्यूशंस आ रहे हैं, जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उस पर बेस्ड हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए सर हम डिपार्टमेंट ने ये ट्राई किया कि हम जो बड़े फर्म हैं, फॉर एग्जांपल इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ना उनकी हेल्प की कि बच्चों को ट्रेनिंग दी। ठीक है, तो हमारे जितने भी मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, आप बिलीव कीजिएगा वो पूरा सारी की सारी ट्रेनिंग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से फ्री मिलेगी। अच्छा। इसरो से उनको वो फ्री की ट्रेनिंग मिलती है, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है, बड़े साइंटिस्ट उनको इस पे लेक्चर देते हैं। बच्चे के पास इस तरह का ऑप्शन रहता है कि आप टाटा स्टील घूमिए, टाटा स्टील में जाइए, काम कीजिए, इस तरह से। इसी तरह से रांची में एक सीपेट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, इनसे हमारा टाई अप है, MOU। इनके थ्रू हम बच्चों को जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, प्लास्टिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, मोल्डिंग क्या है, कास्टिंग क्या है, ये बेसिक चीज़ों से लेकर के सारा एडवांस वर्जन हम लोग इस पर बात करते हैं। तो राहुल सर, मैकेनिकल ऑटोमेशन में क्यों बच्चे पढ़े यहाँ पे? अमेठी में ऐसा क्या खास है जो यहाँ बच्चे आके पढ़े? काफ़ी जायज़ सवाल आपने पूछा है, क्यों बच्चे क्यों अमेठी यूनिवर्सिटी को एडमिशन लें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। मैं आपको 3 रीज़न दूंगा कि बच्चों को क्यों यहाँ पढ़ना चाहिए और बच्चे क्यों इस कॉलेज में पढ़ें। सबसे पहला रीज़न जो हम बात करेंगे, फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ जो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। जी। सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ के जितने फैकल्टीज़ हैं सारे ने PhD कर रखी है, और हम एटलीस्ट NIT। फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ में हमारे पास सारे लैब रिसोर्सेज हैं जो बच्चों को चाहिए। बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भेजते हैं कि एटलीस्ट वो जान पाएँ कि कहाँ गैप है जो आपने क्लासरूम में कर रहे हो और क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, सो दैट वो सडन ऐसा ना लगे कि 4 साल के बाद वो बीटेक करके निकलते हैं एंड दे फाउंड कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो समांता सर, प्लेसमेंट के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है? प्लेसमेंट के लिए देखिए, जो 2020 जो पास आउट बैच था, तो इट हैज़ बीन डन बिफोर कोरोना। 2020 का जो था, तो उसमें लगभग हम लोगों का इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट का बात कर रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर साइंस से लेके मैकेनिकल एवरीथिंग। तो जो है कंप्यूटर साइंस का अगर लीजिएगा तो उस टाइम पे हम लोगों का जो था नियर अबाउट 50 स्टूडेंट था, तो उसमें से वी प्लेस्ड मोर देन 40 स्टूडेंट्स। ओके, सो प्लेसमेंट परसेंटेज वाज मोर देन 90%। ओके, नियर अबाउट 90%। 1-2 बच्चा जो छूटा हुआ था, सो वी आर टिल ऑफरिंग द ओपनिंग टू द स्टूडेंट। हम लोग अभी भी ऑफर कर रहे हैं, मानिए 1-2 बच्चा कहीं पर छूटा हुआ है, हम लोग का टारगेट रहता है 100% प्लेसमेंट। आनंद सर, सबसे पहले आप बताइए, सिविल इंजीनियरिंग है क्या आखिर? सिविल इंजीनियरिंग जहाँ तक है, ये इंजीनियरिंग जब से भी शुरू हुआ है तो शुरुआत में 2 ही इंजीनियरिंग हुआ करते थे, एक सिविल इंजीनियरिंग और एक मिलिट्री इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो इस समय दुनिया की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं में से एक है, और ख़ासकर उस समय सिविल इंजीनियरिंग में आज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब उसमें मिले हुए थे। पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, स्पेशलाइजेशन की तरफ दुनिया भागने लगी, तो ये पता चला कि कंस्ट्रक्शन और लोगों को घर देना और रोड्स प्रोवाइड करना एक अलग चैलेंज है, और मशीन्स की तरफ दुनिया अलग तरफ से बढ़ रही थी। तो एक इंसान के लिए ये 3 चीज़ें करना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आबादी जिस तरीके से बढ़ रही थी। तो आज का सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन से डील करता है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, इवन जो नदियां हैं उसको साफ़ करने का काम भी सिविल इंजीनियर ही करता है। आपके घर में अगर साफ़ पानी आता है
तो उसको कलेक्ट करके साफ़ करके आपके घर तक पहुंचाने का काम भी एक सिविल इंजीनियर ही करता है। तो बच्चों को अमेठी में क्यों ज्वाइन करना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए? अगर क्या खास है ऐसा? अगर स्टूडेंट ने एक बार ये डिसाइड कर लिया है कि वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, फिर उसने अपना स्ट्रीम डिसाइड कर लिया है कि उस सिविल इंजीनियर बनना चाहता है किसी भी लेवल पे, तो फिर उसको एमिटी क्यों चुनना चाहिए और ख़ासकर एमिटी यूनिवर्सिटी रांची क्यों चुनना चाहिए? तो खासकर पहली बात तो ये कि हमने क्वालिटी एजुकेशन को एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर एग्जिस्टिंग चैलेंजेस थे और वो सुविधाएं नहीं थी। तो पहला तो ये फ़ायदा है अगर कोई एमिटी रांची को चुनता है तो। दूसरी बात, एमिटी अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है कि अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो अगर उसने थोड़ा बहुत भी रिसर्च किया होगा तो उसके सामने एमिटी नाम ज़रूर आया होगा, और जब वो उस रिसर्च के थ्रू गया होगा तो उस एमिटी ब्रांड के सामने उसको ये समझ आ गया होगा कि इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फैसिलिटीज़ ये अपने स्टूडेंट्स को देते ही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी बच्चे इसको देखें, अगर वो अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना चाहते और वो सारी सुविधाएं यहाँ पाना चाहते हैं तो वो एमिटी चुनें। वो किसी ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं जिनसे कुछ बहुत नया स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उसका यूज़ करना चाहते हैं, वो एमिटी से जुड़े। तो चक्रवर्ती सर, आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके बारे में बताइए। Now, the very best moment to answer this question is that everybody, all of us nowadays, हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। जी। किस लिए करते हैं? Now, हम लोग सब चाहते हैं कि हर टाइम हम कनेक्टेड रहे सब चीज़ों से। जी। किससे कनेक्टेड रहे? अपने घर से कनेक्टेड रहे, अपने कार से कनेक्टेड रहे, अपने हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहे, सभी जगह से, ऑफिसेस से कनेक्टेड रहे। मीन्स कनेक्शन हमें क्यों चाहिए? नाउ यू सी कि आजकल क्या हो रहा है कि ये मेडिकल, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग कि इंडस्ट्री 4.0, नाउ आफ्टर सम डे वी विल बी फेसिंग इंडस्ट्री 5.0, वेरी गुड थिंग वुड बी कमिंग, एंड इन दैट इंडस्ट्री 5.0 वुड बी फाइंडिंग आउट दैट सब कुछ कनेक्टेड है। मीन्स कि हम इंडिया में बैठ के, एक इंडस्ट्री है जो नोकिया है फॉर एग्जांपल, कोई यूएसए बेस्ड है, वहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बाय सिटिंग इंडिया ओनली। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? आई एम नॉट गोइंग टू द साइट एंड कंट्रोलिंग एवरीथिंग। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? इज द कम्युनिकेशन। नाउ दिस इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स आई नीड टू बी गेट कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। नाउ the question can be answered in many of the directions. The direction is कि सर हमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, what are the scopes that I am getting by studying this electronics and communication engineering. The answer would be कि अभी मार्केट में 5G आएंगे, उसके बाद 6G आएंगे। नाउ कनेक्शन तो हमें देना पड़ेगा, तो कनेक्शन कौन देगा? नाउ nobody can deny the existence or the impact that the other engineering departments are doing, right? All the engineering departments are very essential for the society to run, but one thing is not essential only but mandatory. I can say that everything is to be connected. That is communication. What are the opportunities, the term of job, higher education? Again sir, very good question. The common question is asked by the parents that what are the job opportunities existing now. Now you see that कि अगले डिकेड, 2-3 डिकेड में कम्युनिकेशन ऐसे फ्लरिश होगा, तो वी नीड टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द इंजीनियर्स। दैट मीन्स हमें इंजीनियर्स चाहिए। कौन से इंजीनियर? इट इज नॉट द हायर एजुकेटेड इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, बीटेक होल्डर, बिकॉज द ग्राउंड लेवल जॉब कैन बी डन बाय द बीटेक होल्डर्स ओनली। तो दत्ता सर, बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये? अगर बायोटेक्नोलॉजी को हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट एक छोटा सा वर्ड है, जीवन को जीवित रखने के लिए हमें जो करना है वो हम बायोटेक के थ्रू ही कर सकते हैं। दैट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। आप मॉर्निंग में उठ के टूथपेस्ट ढूंढते हैं, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आता है। इवन रात को सोते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जे थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हेडेक का हो रहा है, तो एक दवाई ढूंढता है, वो भी एक फार्मास्यूटिकल बायोटेक वाले उसको डिस्कवर करके दिए हैं। तो हम अगर एक वर्ड में बोले तो दैट इज जीवन को जीवित रखने के लिए हमें जो जो चीज़ ज़रूरत है फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ये डिफरेंट कैसे है अदर सब्जेक्ट से? अर्लियर
हम लोग एक बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसमें हम लोग जस्ट बुक की स्टडी करते थे, बुक में लिखे हुए हैं और उसको हम लोग पढ़ते थे। जैसा क्या है ना, पानी नीचे से ही जाएगा, लेकिन पानी क्यों नीचे से जाएगा उसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग बायोटेक में पढ़ते हैं। दैट मीन्स द टेक्नोलॉजी व्हाई इट इज, एंड इसका मेन रीजन है हम लोग उसी में रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं। आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो 1 साल से हम लोग गुजर रहे हैं, जो कोरोना काल बोलते हैं, एक पेरेंट्स बच्चों को सोचता है क्या है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियरिंग बने, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि मेरा बेटा बायोटेक बने इन द फर्स्ट बिगिनिंग। बट आज एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन बायोटेक। जे बायोटेक वैक्सीन कब देगा, वाई? आप आज देखिए जो 1 साल में वही बायोटेक वाले आपको कोरोना कोविड वैक्सीन दे दिया। विकट परिस्थिति में आपको विकट परिस्थिति में बायोटेक वाले ही है जो आपको मदद के लिए आगे आते हैं जी। एंड सो इन दैट वे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा जो आपका मेन जो सवाल है उसी में अगर हम फोकस करें, जो पहले हम लोग जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन जो मार्केट डिमांड है अभी वो सब्जेक्ट पढ़ के होगा क्या? आफ्टर बॉटनी, आफ्टर बीएससी बॉटनी और आफ्टर एमएससी बॉटनी हमें कौन सी जगह में प्लेसमेंट मिलेगा, हम वो सब्जेक्ट पढ़ के कौन सी अपॉर्चुनिटीज है? तो ये जो चीज़ है वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हो गया। बट अगर हम बायोटेक पढ़े तो बायोटेक पढ़ने के बाद हम ओनली बीएससी बायोटेक या आफ्टर बीटेक बायोटेक हम अगर हायर स्टडीज में नहीं जाए तो कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटीज है जहां पर हम तुरंत एक मिनिमम हम ऑन एन एवरेज एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सो इस जगह में इट इज डिफरेंट। सो मार्केट का जो डिमांड है, इंडस्ट्री का जो डिमांड है, उसी हिसाब से हम देखें तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। तो अमेठी में इस प्रोग्राम को किस तरीके से चलाया जा रहा है? एमईटी में इस प्रोग्राम को चलाया नहीं जा रहा है, एक्चुअली दैट इज लॉन्ग बैक सब्जेक्ट्स। सो एमईटी में जो हम लोग सब्जेक्ट दे रहा है, जो ये कोर्सेज चल रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मार्केट में किस टाइप का डिमांड है, पहला चीज। और दूसरा चीज है जे ये सब्जेक्ट का मान्यता कैसा है। बीटेक में सिविल करने के बाद करियर एस्पेक्ट्स कैसे देखते हैं उसको बच्चों के लिए? जो भी बच्चे ये अभी अपने मन में ला रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग करना है सिविल में, तो उनके लिए जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है आफ्टर 4 इयर्स या 4 साल के दौरान, पहले तो कुछ इंटर्नशिप्स होते हैं जो उनको साइट पर जाकर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई बड़ी कंपनी कुछ बना रही है, कोई मॉल बन रहा है, चाहे रांची में बन रहा हो, कुछ आसपास बन रहे हो, तो आप उस ब्रेक्स के दौरान जा कर के वहाँ पर बेसिक कामों को सीख सकते हैं कि प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, जिसको लगभग 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेबर से लेकर के मटेरियल तक को मैनेज करना सीखना बच्चा 4 साल के दौरान सीखता है। आपने कभी फ्लैट्स, आज से 15-20 साल पहले फ्लैट्स का सिस्टम नहीं था, कोई जानता नहीं था, इसकी ज़रूरत पड़ी, लोगों को लगा कि ज़मीन कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो हम हॉरिजॉन्टल ना बढ़कर वर्टिकल बढ़ें। तो आपने देखा ये ह्यूमन माइंड का ही खेल था जो हर फील्ड में होता है, ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर था कि आपने बैठकर ये रिसर्च किया कि हम कैसे कम एरिया को मैक्सिमम पॉपुलेशन को घर देने के लिए सोच सकते हैं। तो आपने देखा कि रिसर्च भी इसका एक बहुत बड़ा फील्ड है। 100% प्लेसमेंट का दावा हम नहीं करने वाले, मुझे पता है कि मेरे बच्चे वो करके ही देते हैं। फैकल्टी कैसे हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स? अगेन वैलिड क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन। तो पहले जो फैकल्टीज कंसर्न है, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिलेटेड टू डिपार्टमेंट है, दे कॉन्टैक्ट टू द इंडस्ट्री पर्सन। देन व्हाट वी डू, वी अरेंज सम ऑफ द विजिट टू द इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द फैकल्टी गाइड, कि फैकल्टी गाइड क्या करेंगे वहाँ पे जाके, कि वहाँ पे जाएंगे, फिर सारी मशीनरीज है, सब कुछ है, लेकिन कैसे पता होगा कि क्या कैसे काम कर रहा है। बट द फैकल्टी गाइड इज टू बी देयर, कि उनको कंपनी देना, उनको समझाना, वहाँ पे ये फैकल्टी गाइड का काम है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं इंडस्ट्री में स्टूडेंट के साथ और ये पूरा विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं अलॉन्ग विद दैट, नंबर 1। नंबर 2, फैकल्टी और क्या करते हैं, जैसे कि सामंत सर ने पहले बताया, ये मेंटर मेंटी सिस्टम, दैट्स अ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम दैट एमईटी हैज इंप्लीमेंटेड एंड रियली प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। नंबर 3, हम क्या करते हैं कि कल हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे जिसका नाम था एक्चुअली मोटिवेशन फॉर स्टार्टअप। नाउ व्हाट इज स्टार्टअप? नाउ क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं, जनरली सब जॉब के पीछे छूटते हैं कि जॉब चाहिए, लेकिन कभी बच्चे ये भी सोचते हैं, कोई बच्चे, कि नहीं,
आई विल प्रोड्यूस जॉब, आई विल नॉट रन बिहाइंड द जॉब। तो क्या होगा, कैसे करेंगे? नाउ दे वांट टू स्टार्ट द स्टार्टअप, तो उसको कैसे करेंगे? नाउ फॉर दैट दे रिक्वायर कि कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी है जिससे हमें कुछ एक्सपीरियंस मिले, तो कैसे स्टार्टअप करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा एजेंसीज है जो फंडिंग करते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं, तो कैसे करते हैं? वी वांट टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ नोइंग द रिक्वायरमेंट, नाउ वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट। तो दत्ता सर, आपके बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप एडवांटेजेस इन फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए क्या है? आप देखिएगा, आप अगर एक पानी का बोतल भी मार्केट से खरीदते हैं तो देखिएगा उसी में भी सर्टिफाइड लिखा रहता है। सो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सो एक फूड क्वालिटी एश्योरेंस है, फूड क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी ऑफिसर्स है। सो आफ्टर बीएससी दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट पार्ट। अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला देन दे कैन गो फॉर द डिफरेंट प्राइवेट जॉब, different pharmaceutical company as a production officer, as a quality control officer, either sales manager also they can go। दूसरा चीज हो गया, ठीक है, हम वो रिसर्च का जॉब भी नहीं करेंगे, हम हायर स्टडी करेंगे, एमएससी, एमटेक या एमफिल व्हाट एवर। सो आजकल गवर्नमेंट का जो डिफरेंट स्कीम है, डीएसटी, डीबीटी, बेसिकली दीज आर ऑल फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड्स आर देयर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर, दे आर गिवन लॉट मेनी फंड्स to the particular young students, those who are having good innovative minds or idea। so वहाँ पर भी है, और एक साल के बाद ये फंड उसका 40,000 हो जाता है SRF। तो चक्रवर्ती सर, कम्युनिकेशन में प्लेसमेंट्स का क्या रेशियो है, कैसे देखते हैं इसको अमेठी में? Sir, the statistics that the department shows for the last year is that already अभी बच्चे पास भी नहीं हुए, more than 75% placement is done। Okay. This is statistics। Before that, the passed out batch, 100% placement has been given to the students। And industry का demand है, industry वही check करते हैं, because कभी वो आते हैं बच्चे को लेने के लिए तो वो पूछते नहीं है कि तुम बेसिकली फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े थे, but given in a team, can you work in the team? Now we are doing the job, consequences are there, results are there। So this is the thing that the department is taking care। आनंद सर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अचीवमेंट की बात करें अगर, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? हमारा एक स्टूडेंट यशवंत, आप खुश होंगे जान करके कि ब्रिक्स नेशन जो होते हैं देश, दुनिया के 5 ऐसे देश, उसमें से 23 बच्चों का चुनाव हुआ था समर इंटर्नशिप के लिए क्लासिक और रशिया के लिए, जिसमें से पूरे देश में 23 बच्चों का ही चुनाव हुआ था इंजीनियरिंग से। उसमें से एक बच्चा हमारे डिपार्टमेंट का था और एमिटी यूनिवर्सिटी रांची का था, सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा। और उसने वहाँ पर 3 महीने वहाँ पर स्पेंड किया, और जैसे ही वो आया कोरोना काल शुरू हो गया उस समय, खैर, और उसके बाद आने के बाद जो उसमें बदलाव थे वो देखने लायक थे। क्योंकि जो एक तो वो अपने कॉलेज के लिए भी बहुत अप्रिसिएटिव था कि जो उसको प्लेटफॉर्म मिला और जो इसने यहाँ पर सीखा, और वहाँ से जा कर के जब उसने उसको कनेक्ट किया तो उसने ये कहा कि सर हम बहुत पीछे नहीं हैं, बहुत देश बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और जिनकी बात दुनिया आज कर रही है ये हमारे देश में पहले से भी हो रहा है, और अब मैं इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर सकता हूँ। तो टुडे आई कैन प्राउडली से कि जो समय मैंने एमिटी को दिया यहाँ रांची में वो वेस्ट नहीं हुआ।